इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग अर्थशास्त्र से संबंधित लगभग 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केबीएस, एनबीएस, जीआईसी एवं झारखंड प्रवक्ता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन, दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता होगी। ए सी बराबर पी ए ऑप्शन में दिया गया है, बी ऑप्शन में एम आर बराबर एम सी ऑप्शन में ए आर बराबर एम आर और डी ऑप्शन में ए सी बराबर एम सी बराबर ए आर बराबर एम आर। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता में ए सी, एम आर, ए आर और एम आर ये चारों बराबर होते हैं। इसका आरेख ऐसे बनता है, एक्स अक्ष के समांतर ए आर और एम आर रेखा होती है, ए आर एम आर को स्पर्श करती हुई ए सी रेखा होती है और ए सी को उसके न्यूनतम बिंदु पर एम सी रेखा काटती है। तो इस प्रकार से दीर्घकाल में परफेक्ट कंपटीशन में एम सी बराबर ए सी बराबर ए आर बराबर एम आर चारों बराबर होते हैं, तो ऑप्शन सही हो जाएगा डी। अगर दीर्घकाल में परफेक्ट कंपटीशन में लाभ की बात की जाए तो प्रत्येक फर्म को सिर्फ सामान्य लाभ मिलता है। कोई भी फर्म हानि या असामान्य लाभ पर कार्य नहीं करती है, क्योंकि नई फर्मों का प्रवेश क्या होता है, स्वतंत्र होता है। नई फर्मों के प्रवेश से साधन की मांग बढ़ती है, जिससे उसकी कीमत बढ़ती है और वस्तु की लागत बढ़ती है, और फर्मों की लागत बढ़ने से उससे फर्म को क्या होता है, सिर्फ सामान्य लाभ मिलता है। इसके अलावा परफेक्ट कंपटीशन की कुछ विशेषताएं हैं, उनको जान लेते हैं। क्या विशेषताएं हैं? जिस बाजार में फर्मों का मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होता है उसे परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं। रॉबिन्सन की परिभाषा है, क्रेता एवं विक्रेताओं की संख्या असंख्य होती है और क्रेता विक्रेता कीमत में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि क्रेताओं एवं विक्रेताओं की संख्या अधिक होने से क्रेता एवं विक्रेता कीमत में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर पाते। परफेक्ट कंपटीशन में कीमत का निर्धारण बाजार की शक्तियों द्वारा होता है और परफेक्ट कंपटीशन में फर्म होती है कीमत ग्रहण करता होती है, प्राइस टेकर कीमत ग्रहण करता है, कीमत स्वीकारक होती है। परफेक्ट कंपटीशन में वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न, सहजाती, समरूप होती हैं। मांग की आड़ी लोच, परफेक्ट कंपटीशन में मांग की आड़ी लोच क्या होती है, अनंत होती है और मांग की लोच भी अनंत होती है। इसके अलावा परफेक्ट कंपटीशन में वस्तुओं में सीमांत प्रतिस्थापन की दर MRS/XY 1 के बराबर होती है और क्रेता विक्रेता को सभी आर्थिक सूचनाएं प्राप्त होती है, अर्थात बाजार की पूर्ण जानकारी क्रेता एवं विक्रेता को होती है। कोई बाह्य हस्तक्षेप नहीं होता है, परिवहन लागत का अभाव होता है और साधन पूर्णतः क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। दीर्घकाल में फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश होता है, जिससे क्या होता है, सामान्य लाभ की स्थिति होती है, और अल्पकाल में फर्मों का प्रवेश प्रतिबंधित होता है। अल्पकाल में क्या होता है, फर्मों का प्रवेश प्रतिबंधित होता है, जिससे अल्पकाल में फर्म असामान्य लाभ, सामान्य लाभ और हानि की स्थिति तीनों कंडीशन में कार्य करती हैं, और दीर्घकाल में सिर्फ सामान्य लाभ में परफेक्ट कंपटीशन में फर्में कार्य करती हैं। तो यह कुछ विशेषताएं हो गई पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की। अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्या है, निम्न चित्र में अर्थव्यवस्था किस बिंदु पर न्यून रोजगार संतुलन में है? तो बिंदु ई पर अर्थव्यवस्था पूर्ण न्यून रोजगार संतुलन में है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर, कीन्सियन रोजगार तथा आय सिद्धांत किस प्रकार की बेरोजगारी का विश्लेषण करते हैं? ऐच्छिक, संरचनात्मक, अनैच्छिक, प्रच्छन्न। तो कीन्स रोजगार तथा आय सिद्धांत में
बेरोजगारी का विश्लेषण करने के लिए अनैच्छिक प्रकार की बेरोजगारी की व्याख्या करते हैं। अगला 4 नंबर क्वेश्चन, मांग की पूरकता के विचार का प्रारंभ माना जा सकता है ए असंतुलित विकास के सिद्धांत से, बी संतुलित विकास के सिद्धांत से, सी रिकार्डो के विकास सिद्धांत से और डी से के बाजार सिद्धांत से। मांग की पूरकता के विचार का प्रारंभ माना जाता है तो से के बाजार सिद्धांत से माना जाता है। 4 का डी सही हो जाएगा। 5 कीन्सियन रोजगार सिद्धांत में समग्र मांग वक्र व्यक्त करता है ए श्रम की प्रत्याशित मांग, बी प्रत्याशित बिक्री आगम, सी प्रत्याशित लाभ की दर, डी पूंजी की प्रत्याशित मांग। तो कीन्सियन रोजगार सिद्धांत में समग्र मांग वक्र व्यक्त करता है, प्रत्याशित बिक्री आगम को व्यक्त करता है। प्रत्याशित बिक्री आगम बी सही हो जाएगा। मैन एंड इकोनॉमिक पुस्तक के लेखक हैं ए जेके मेहता, बी एके सेन, सी रॉबर्ट मुंडेल, डी एसी पिगू। तो मैन एंड इकोनॉमिक पुस्तक के लेखक रॉबर्ट मुंडेल हैं। 6 सी सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, कीन्स प्रभाव का संबंध है तरलता जाल से, जड़ मजदूरी दर की व्याख्या से, कीमत स्तर में वृद्धि का मुद्रा पर पड़ने वाले प्रभाव से, अल्प रोजगार की व्याख्या से। तो कीन्स प्रभाव का संबंध अल्प रोजगार की व्याख्या से है, क्योंकि कीन्स का सिद्धांत अल्प रोजगार में संतुलन की व्याख्या करता है और कीन्स दीर्घकाल में सब लोगों के मर जाने की बात करते हैं। इसलिए कीन्स का जो सिद्धांत हो अल्प रोजगार से संबंधित है और या अल्पकाल से संबंधित है, कह सकते हैं। अगला 8 नंबर क्वेश्चन, कीन्स के रोजगार सिद्धांत में पूर्ण रोजगार का अर्थ है सभी संसाधनों का पूर्ण उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग, पूंजी का पूर्ण उपयोग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कीन्स के रोजगार सिद्धांत में पूर्ण रोजगार का अर्थ है सभी संसाधनों का पूर्ण उपयोग। 8 ए सही हो जाएगा। 9 रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। से का बाजार नियम, पूर्ण रोजगार का अस्तित्व, मुद्रा की तटस्थता, पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता। निम्न कूटों में से कौन सा एक सही है? तो रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत की मान्यताओं में सारी मान्यताएं ये सही हैं। 1, 2, 3 और 4 चारों सही हैं। क्या क्या प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत की मान्यताएं हैं? अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति है, पूर्ण रोजगार की दशा है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति पाई जाती है। अर्थव्यवस्था में, या कह सकते हैं अर्थव्यवस्था में राज्य के हस्तक्षेप की मान्यता पर आधारित है। राज्य का हस्तक्षेप होता है, या कह सकते हैं राज्य का या सरकार का किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, कीमत लोचशील होती है, मुद्रा को तटस्थ माना गया है, अर्थात मुद्रा की मात्रा या पूर्ति बढ़ने से उत्पादन की मात्रा, बचत की मात्रा और निवेश की मात्रा प्रभावित नहीं होती है। उत्पादन, बचत और निवेश की मात्रा प्रभावित नहीं होती है। और रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत दीर्घकाल की मान्यता पर आधारित है। और क्लासिकल सिद्धांत 3 बाजारों की बात करते हैं। कौन कौन सी बाजार? वस्तु बाजार, श्रम बाजार और पूंजी बाजार की बात क्लासिकल द्वारा की गई है। तो यह सारी मान्यताएं जो क्वेश्चन में दी गई हैं सब सही हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं? जे.एस. मिल, एडम स्मिथ प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं, कीन्स नहीं है। तो सी ऑप्शन सी हो जाएगा। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। ये 1725 में इनका जन्म हुआ था स्कॉटलैंड में। माल्थस जनसंख्या के संबंध में सिद्धांत देते हैं और ये 1700 इनका जन्म 66 में हुआ था। इंग्लैंड के निवासी हैं। इसके अलावा रिकार्डो
ये वितरण से संबंधित सिद्धांत के बारे में बताते हैं। 1772 में इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में। और J.S. मिल, ये इनका जन्म 1806 में हुआ था और ये लंदन के निवासी हैं और इन्होंने पारस्परिक मांग का सिद्धांत दिया था। तो एडम स्मिथ, माल्थस, रिकार्डो, J.S. मिल, J.B. से ये प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री की श्रेणी में आते हैं या इनको प्रतिष्ठित संप्रदाय का अर्थशास्त्री माना जाता है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, क्लासिकल समष्टि अर्थव्यवस्था में मौद्रिक मजदूरी में गिरावट का प्रभाव होगा। मौद्रिक मजदूरी में गिरावट का प्रभाव मुद्रा, तो क्लासिकल अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से पीगू द्वारा माना गया है कि रोजगार बढ़ाने के लिए मौद्रिक मजदूरी में गिरावट की जा सकती है। तो रोजगार में वृद्धि के लिए 11, बी सही हो जाएगा। 12, कीन्स के रोजगार सिद्धांत का मूल बिंदु है। तो कीन्स के रोजगार सिद्धांत का मूल बिंदु प्रभावी मांग है। किस ऑप्शन में है प्रभावी मांग? समग्र पूर्ति, प्रभावी मांग, प्रभावी पूर्ति। तो प्रभावी मांग सी ऑप्शन में है। तो प्रभावी मांग क्या है? रोजगार और आय का वह स्तर जहां समग्र मांग और समग्र पूर्ति बराबर होती है, उसी को क्या कहते हैं? प्रभावी मांग कहते हैं। जहां पर AS बराबर AD, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल एग्रीगेट डिमांड होगा, वहां पर क्या होगा? प्रभावी मांग होगा। और कीन्स के रोजगार सिद्धांत का मूल बिंदु प्रभावी मांग ही है। अगला क्वेश्चन, पूर्ण रोजगार की स्थिति में उस ब्याज दर को जो समग्र बचत तथा समग्र निवेश में साम्य लाती है को कहते हैं प्राकृतिक दर, साम्य दर, तटस्थ दर, सामान्य दर। तो प्राकृतिक दर कहते हैं। 13 ए सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, किफ़ायत का विरोधाभास की अवधारणा संबंधित है। तो किफ़ायत का विरोधाभास की अवधारणा प्रोफेसर कीन्स द्वारा दी गई थी। 14 डी सही हो जाएगा। 15, आय निर्धारण में कीन्स का दृष्टिकोण है। कैसा है आय निर्धारण में कीन्स का दृष्टिकोण? स्थैतिक है, प्रावैगिक है, तुलनात्मक स्थैतिक है, नव परंपरावादी है। तो आय निर्धारण में कीन्स का दृष्टिकोण तुलनात्मक स्थैतिक है। 15 सी हो जाएगा सही। 16 नंबर क्वेश्चन, J.M. कीन्स ने राष्ट्रीय आय तथा रोजगार के सिद्धांत में अर्थव्यवस्था का साम्य उस बिंदु पर प्राप्त होता है जहां पूर्ण रोजगार हो, सकल मांग सकल पूर्ति के बराबर हो, मूल्य स्तर में स्थिरता हो, ISLM वक्र का साम्य हो। तो J.M. कीन्स के राष्ट्रीय आय तथा रोजगार निर्धारण के सिद्धांत में अर्थव्यवस्था का साम्य उस बिंदु पर होता है जहां समग्र या सकल मांग सकल पूर्ति के बराबर हो। 16 बी सही हो जाएगा। 17, बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए J.B. से ने सुझाव दिया। A, बचत प्रवृत्ति में वृद्धि का, B, वास्तविक मजदूरी में सामान्य कटौती का, C, अधिक निवेश का, D, मांग में सामान्य वृद्धि का। तो बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए J.B. से ने अधिक निवेश का सुझाव दिया। 17 सी हो जाएगा सही। 18, व्यापार चक्र एक विशुद्ध मौद्रिक घटना है। यह कथन किसका है? तो व्यापार चक्र एक विशुद्ध मौद्रिक घटना है, यह कथन हार्ट्रे का है। इसके अलावा हेयक ने अतिनिवेश व्यापार चक्र की बात की। किसने? हेयक ने। और व्यापार चक्र एक शुद्ध या विशुद्ध मौद्रिक घटना है, किसने कहा? हार्ट्रे ने कहा। व्यापार चक्र में गुणक एवं त्वरक की बात सैमुअल्सन एवं हिक्स द्वारा की गई थी। आर्थिक व्यापार चक्र किसे कहते हैं? आर्थिक क्रियाओं जैसे उत्पादन, रोजगार आदि में होने वाले चक्रीय उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? व्यापार चक्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, विकास के किस सिद्धांत में व्यापार चक्र की घटना नहीं पाई जाती है? तो विकास के संस्थापित सिद्धांत या कह सकते हैं क्लासिकल सिद्धांत में व्यापार चक्र की घटना नहीं पाई जाती। बाकी हर्ट्जमैन के सिद्धांत में, शुम्पेटर के सिद्धांत में और मार्क्स के सिद्धांत में व्यापार चक्र की घटना पाई जाती है। 20 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक समृद्धि के साथ राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का योगदान क्या होता है?
तो आर्थिक समृद्धि के साथ राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ता जाता है और कृषि क्षेत्र का योगदान घटता जाता है। अर्थात कह सकते हैं प्राथमिक क्षेत्र का योगदान घटता जाता है और तृतीयक क्षेत्र का योगदान बढ़ता जाता है। अगला 21 नंबर क्वेश्चन, सार्वजनिक निर्माण कार्य में होने वाले विनियोग को कहा जाता है? चालू व्यय, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, बी तथा सी दोनों से ही। तो सार्वजनिक निर्माण कार्य में होने वाले विनियोग को पूंजीगत व्यय कहा जाता है, क्योंकि इससे सरकार की पूंजीगत संपत्तियों में वृद्धि हो रही है। अगला नंबर क्वेश्चन 22 नंबर, भारत सरकार द्वारा वर्तमान 2022-23 के बजट में प्रत्यक्ष करों से संबंधित अनुमान है 63%, 51.49%, 55.2%, 74.02%। तो प्रत्यक्ष करों का अनुमानित आय में योगदान 51.49% है। बी 22 का बी सही हो जाएगा। 23, बेसल समझौता संबंधित है सेवा क्षेत्र से, वस्तु बाजार से, बैंकिंग क्षेत्र से, बीमा क्षेत्र से। तो बेसल समझौता बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। निम्न चित्र में प्रदर्शित है हानि, लाभ, सामान्य लाभ, अधिसामान्य लाभ। तो वस्तु की कीमत ओपी है और लागत या कास्ट कह सकते हैं ओसी है। तो लागत ज़्यादा है और कीमत कम है तो हानि होगा। 24 ए सही हो जाएगा। 25, जिस ब्याज दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है उसे कहते हैं रेपो दर कहा जाता है। जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है उसे रेपो दर कहा जाता है। डी ऑप्शन 25 का सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व किया, जो सभी प्रवक्ता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और किसी भी राज्य की प्रवक्ता परीक्षा हो सबके लिए महत्वपूर्ण है।